Hello, once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you squeamish, movements and kurtosis. अच्छा, आज हम ये टॉपिक अच्छी तरह पढ़ेंगे और साथ में इसके पूरे फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आपको फुल कंसंट्रेशन से पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से भी पहले हम अच्छी तरह फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, स्क्वेनेस कैसे फाइंड करना है, कर्टोसिस कैसे फाइंड करना है, वो सब मैं आपको बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मूवमेंट्स अबाउट अज्यूम मीन हमें फाइंड करना होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है फॉर अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में। अब देखिए अनग्रुप क्या होता है, जिसमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई हो तो फिर वो अनग्रुप हो जाएगा। और जिन जिन डेटा में फ्रिक्वेंसी टेबल दिया गया होता है, चाहे वो डिस्क्रीट का हो या फिर कंटिन्यूस का हो, तो वो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब इसके बाद अब आप ये देख लीजिए कि अज्यूम मीन क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअल में तो हमें ये चाहिए होता है मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट मीन ही चाहिए होता है। इससे ही हम वेरिएंस निकाल सकते हैं और स्क्वीनेस फाइंड कर सकते हैं और कर्टोसिस फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये क्यों निकालते हैं, ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें जो डेटा दिया गया होता है वो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होता है, या तो उसका मीन पॉइंट में आ रहा होता है। तो डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हम अज्यूम करते हैं मीन को, तो मीन के करीब करीब वैल्यू को एज्यूम करते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं, उसमें भी आगे जाके और आसान कर देते हैं कि डी सपोज करते हैं। तो अभी आप ये देख लीजिए, देखिए ये भी फॉर्मूला है जिसमें जिस डेटा में ये फाइंड हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आप वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, स्क्वीनेस फाइंड कर सकते हैं और कर्टोसिस फाइंड कर सकते हैं। अभी से मैं आपको फॉर्मूलाज दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको याद कर लीजिए। देखिए अब ये रॉ मूवमेंट्स है और सेंट्रल मूवमेंट्स है। रॉ मूवमेंट्स क्या होते हैं, जो आपने एज्यूम किया होता है ना, उसको रॉ मूवमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आप वैल्यूज सपोज करते हैं और एज्यूम कर देते हैं, जैसे ए आपने सपोज कर लिया है तो उसको रॉ मूवमेंट्स कहते हैं। और जो सेंट्रल मूवमेंट यानी कि मूवमेंट अबाउट मीन जो होते हैं, जिसमें आपने डायरेक्ट मीन लिया हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं। एक्चुअल में हमें यही चाहिए होता है, तो तभी हम रॉ मूवमेंट्स को सेंट्रल मूवमेंट में चेंज करते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चन में हम सेंट्रल मूवमेंट्स ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो हमें इसको इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो रॉ मूवमेंट्स पहले देख लेते हैं। रॉ मूवमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो टोटल हमें 4 फाइंड करने होते हैं। ठीक है, म्यू वन डैश इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई डी आई ओवर एन इंटू एच। और जैसे ये बढ़ता जाएगा तो डी आई स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डी आई क्या है और एच क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन में सही तरह बता दूंगी। डी आई का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि एक्स आई में से ए माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय एच करते हैं। ठीक है, और इसके बाद सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना। तो इसमें देखें म्यू वन जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हर किसी में से जब मीन माइनस होता है और फिर डिवाइडेड बाय एन होता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो 0 के ही इक्वल आएगा। अब ये वेरिएंस के इक्वल हो जाता है म्यू टू। ठीक है, ये यूज होता है म्यू थ्री स्क्वीनेस के लिए, तभी हम फाइंड करते हैं। और म्यू फोर हम यूज करते हैं कर्टोसिस के लिए। अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं मेजर ऑफ स्क्वीनेस। ये देखिए बीटा वन होता है, और बीटा वन जब हम फाइंड करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो हेल्प नहीं करता है कि आप इसको इसके बारे में डिसीजन ले सके। तो हम गामा वन फाइंड करते हैं। ये जो गामा का साइन लगाया ना, गामा वन है, इसको फाइंड करते हैं, यानी कि म्यू थ्री डिवाइडेड बाय म्यू टू की पावर 3/2। ठीक है, तो ये म्यू टू क्या होता है, असल में वेरियंस होता है, सही है, और उसका हम रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, फिर उसका क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आने के बाद जैसे हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया तो सिमेट्रिक कहेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर लेस देन आया तो नेगेटिवली स्क्यूड है। ये डिसीजन हम लेते हैं। इसके बाद मेजर ऑफ कर्टोसिस इस तरह लेते हैं कि बीटा टू हम फाइंड करते हैं, जिसमें म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब बीटा टू से भी हम डिसीजन ले सकते हैं और गामा टू से भी, जो कि गामा टू होता है बराबर बीटा टू माइनस थ्री के। ठीक है, तो डिसीजन के लिए ये मैंने दोनों का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 3 है, इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 है, तो क्या क्या होगा, और इसमें 0 से कंपेयर किया गया है। तो ये मैंने पूरा आपको मूवमेंट्स के बारे में बता दिया है। इसको इस मेथड को कार्ल्स पर्सन मूवमेंट मेथड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। तो आप क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो हमें सॉल्व करना है, और अक्सर ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह जरूर समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करना है, मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करना है, गामा वन और गामा टू, यानी कि मेजर ऑफ स्क्वीनेस और मेजर ऑफ कर्टोसिस हमें फाइंड करना है। और हमें डेटा दिया गया है कंटिन्यूस सीरीज का। क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि ये इंटरवल्स में दिया गया है। अगर ये इंटरवल्स में नहीं दिया गया होता तो ये कहलाता डिस्क्रीट सीरीज। और अगर सिर्फ ये वैल्यूज दी गई हैं आपको, ये अर्निंग्स नहीं दी गई है, सिर्फ आपको जो है डेटा सिंगल दे दिया गया है, तो इसका मतलब होता है वो सिंगल सीरीज का होता, तो वो इंडिविजुअल सीरीज होता। ठीक है, अब हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने समझ लिया।
लेकिन सबसे पहले मैंने ये लिख लिया है कि d इज इक्वल्स टू m माइनस ए ओवर एच है। ठीक है, ये जो टेबल ड्रॉ करने से पहले मैंने फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि टेबल में कॉलम कौन से बनाने हैं हमें। ठीक है, कॉलम हमें सबसे पहले चाहिए होगा d का, सही है, हर किसी पहले m का चाहिए, m मिड वैल्यूज है। ठीक है, वो चाहिए, एज्यूम हम क्या करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, और फिर d का चाहिए। सही है, फिर इसके बाद ये एफ डी का चाहिए, एफ डी स्क्वायर का चाहिए, एफ डी क्यूब का चाहिए, और एफ डी की पावर 4 चाहिए, जिसमें मैंने d लिखना भूल गई थी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए मैंने फॉर्मूले के हिसाब से ये टेबल ड्रॉ कर दिया है, इतने कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्लास इंटरवल ले लिया है, इसकी मिड वैल्यूज भी मैंने फाइंड करके इधर लिख लिया है, और फ्रिक्वेंसी भी लिख ली है क्वेश्चन से। अब इसमें जो एज्यूम करना है ना वो देखिए, ये देखें इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है ना वो मैं ले लूंगी। अक्सर क्वेश्चन में दिया हुआ भी होता है कि आप 120 ले लें या 140 ले लें, तो आप वही एज्यूम करना है। तो इधर मैं 120 बीच की वैल्यू ले लेती हूँ। ठीक है, जो इसमें सेंटर में वैल्यू आ रही है वो मैं ले लेती हूँ, और इसका समीशन हम ले लेते हैं जो कि आ रहा है 60। ठीक है, और ये 20 कहाँ से आया? 20 ये है, देखें 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, या 90 में से 70 माइनस कर लें तो आपके पास h आ जाएगा, h जो कि है क्लास इंटरवल साइज। ठीक है, अब इसको मैं पूरा कैलकुलेट करती जाऊंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। कैसे आएगा? देखें m क्या है 60, 60 माइनस 120 क्या हो जाएगा? माइनस 60, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। सही है, इसी तरह आपको करते जाना है। तो हर m में से 120 माइनस करना है और डिवाइडेड बाई 20 कर देना है। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैंने ले लिए। अब f और d मल्टीप्लाई करना, f ये है, ठीक है, और d के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12, 16 माइनस 16 माइनस 12, 0, 6, 14, 9। अब ये आप देख सकते हैं, देखें इतनी बड़ी वैल्यूज थी तो ये शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई, तो इधर तक ये बड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एज्यूम किए बगैर और डिवाइड किए बगैर करेंगे तो इसकी ही इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसको इससे बड़ी वैल्यूज से बचने के लिए हमें एज्यूम करना होता है। अब ये देख सकते हैं आप 36, 32, इस तरह मैं ये सारी कैलकुलेशन कर लूंगी। अब ये देखिए मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है, आप भी चेक कर लीजिए यही आ रहा है या नहीं। अब इनके हम समीशन लेंगे, जितने भी है ना, एफ डी वाले, एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब, एफ डी 4, इन सब के समीशन लेंगे। तो इसका मेरे पास आ रहा है माइनस 11, ये आ रहा है 141, ये माइनस 41 आ रहा है, और ये आ रहा है 825। अब हम इससे म्यू डैश फाइंड करेंगे। ये देखिए अब मैं इसकी कैलकुलेशन करती जा रही हूँ फॉर्मूले के हिसाब से। ये n है 60 हमारा, ये देखें ये n है। ठीक है, इसको कैपिटल N भी लिख सकते हैं आप। तो ये समीशन f के ही बराबर होता है 60। समीशन एफ डी क्या आ रहा था? ये आ रहा था माइनस 11, और h क्या है हमारे पास 20। तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ रहा है माइनस 3.66। अब म्यू टू डैश फाइंड करेंगे, 1/n समीशन एफ डी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, इधर ये 60 वही रख देंगे। एफ डी स्क्वायर क्या आ रहा है 141, और मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 940। ये मेरे पास इतनी क्विक वैल्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके लिखा है। ठीक है, पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। समीशन एफ डी क्यूब मल्टीप्लाई बाय एच क्यूब ओवर 1/60, इसका क्या आ रहा है ये देखिए माइनस 41, 20 का क्यूब, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस 5466.66। ठीक है, ये आ रहा है। अब म्यू 4 डैश हम फाइंड करेंगे, 1/n समीशन एफ डी का की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एच की पावर 4 1/60 मल्टीप्लाई बाय ये आ रही थी 825। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 20 की पावर 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2200, कितने 50 हैं, तो ये 50 मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरह ये वैल्यूज हमें फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये रॉ मोमेंट्स हैं, ठीक है हमारे, इसको मैं लिख देती हूँ, ये है हमारे रॉ मोमेंट्स, ये हमने फाइंड कर लिए। अब हम सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम स्क्वीनेस और कर्टोसिस फाइंड करेंगे। अब ये देखिए एज यू नो म्यू 1 होता है 0 के बराबर, म्यू 2 का हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 का म्यू 1 डैश का स्क्वायर। सही, तो ये मेरे पास क्या आ रहा था, म्यू 2 आ रहा था ये देखें 940, 940 माइनस ये क्या आ रहा था म्यू 1 माइनस 3.66 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरा कैलकुलेट होने के बाद 926.55। आप भी चेक कर लीजिए कि आपके पास यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। अब म्यू 3 हम फाइंड करेंगे, म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस 2 इंटू म्यू 1 डैश का क्यूब। सही है, अब ये माइनस 5.466, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, 66.66 माइनस 3 इंटू 940 इंटू माइनस 3.66 प्लस 2 इंटू माइनस 3.66
का क्यूब। तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 नहीं है 4774.83। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब इसके बाद हम μ4 फाइंड करेंगे। μ4 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, μ4 डैश माइनस 4 इंटू μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश इंटू μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश का की पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। माइनस 4 इंटू माइनस 5466.66 इंटू माइनस 3.66 प्लस 6 इंटू 940 माइनस 3.66 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3.66 की पावर 4। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ रही है μ4 की कैलकुलेट होने के बाद 219510। सॉरी, नहीं बड़े डिजिट्स हैं कि मिस हो जाता है, तो ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं सेंट्रल मोमेंट्स हमने पूरे फाइंड कर लिए हैं। अब इसके बाद हम स्क्वीनेस और कर्टोसिस फाइंड करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि मेजर ऑफ स्क्वीनेस हमें फाइंड करना है, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा है जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप इसको अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका रूट लेंगे तो इसमें से एक पेयर बाहर निकाल सकते हैं और एक अंदर रह सकता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो जो कि आ रही है 4774.83। ठीक है, डिवाइडेड बाय 926.55 और रूट में भी यही वैल्यू डालेंगे 926.55। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.169। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो कमेंट हम आखिर में लिखेंगे, जो हमें कमेंट लिखना है, डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले हम उससे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस। अब मेजर और कर्टोसिस फाइंड करने के लिए हमें बीटा 2 फाइंड करना होगा। ठीक है, बीटा 1 हमने इसमें इसलिए फाइंड नहीं किया था क्योंकि उससे डिसीजन नहीं ले सकते, बस बीटा 1 फाइंड कर सकते हैं लेकिन डिसीजन नहीं हो सकता, तो उसके लिए स्क्वीनेस में तो गामा 1 हमें फाइंड करना होगा। तो बीटा 2 हम फाइंड करेंगे जो कि बराबर होता है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 219510.20। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम ले लेंगे 926.56 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा 2 आ जाएगा 2.56। ठीक है, जो कि हमारा 3 से लेस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्लेटिकर्टिक है, लेकिन हम गामा भी फाइंड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें दिया गया है कि गामा 1 और गामा 2 फाइंड करना है। तो बीटा 2 माइनस 3 कर देंगे, 2.56 माइनस 3, तो गामा 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.44। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेटिकर्टिक है। तो कमेंट या डिसीजन, कमेंट लिख लेते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि कमेंट करें, तो कमेंट्स में हम लिखेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन is positively skewed and platycardic। तो ये लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई कमेंट और अच्छा आता है तो आप वो लिख लीजिए स्क्वीनेस और कर्टोसिस के मुताबिक में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।